हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के काव्य खंड के लेसन कैदी और कोकिला की रीडिंग करेंगे। इस लेसन के कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। वे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। इनकी रचनाओं में स्वतंत्रता के चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। उनको पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। सन 1968 में उनका देहांत हो गया था। तो बच्चों, इस कविता में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं के बारे में बताया गया है। इसमें कवि जेल में अकेला और उदास है। वो एक कोयल से अपने मन के दुख और अंग्रेजी शासन के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए अब कविता पर चलते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। बच्चों, इन लाइनों में गाती हो का मतलब होता है गीत गा रही हो। रह जाती हो का मतलब होता है बार बार चुप हो जाती हो। संदेशा मतलब संदेश। कोकिल मतलब कोयल। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा, कवि कोयल से पूछ रहा है कि तुम क्या गा रही हो, क्यों बार बार रुक जाती हो, क्या तुम किसी का संदेश लेकर आई हो, अगर हाँ तो बताओ किसका संदेश है, कोकिल कुछ तो बोलो। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या आप इस तरह से लिखेंगे। इन पंक्तियों में कवि जेल में बंद होकर एक कोयल से उसकी कूक का कारण पूछते हैं कि वह क्या गा रही है। वह गाते गाते बार बार चुप क्यों हो जाती है, क्या वह कोई संदेश देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे व्यक्त करने में हिचक रही है। आधी रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा है, कोयल का इस तरह चीखना कवि को असामान्य लगता है। उन्हें लगता है कि कोयल कोई संदेश लेकर आई है। यह संदेश किसी व्यक्ति का हो सकता है या फिर यह पूरे देश की दयनीय स्थिति का प्रतीक हो सकता है। कवि यह जानने को बेचैन है कि यह संदेश किसका है और इसमें क्या छिपा है। कवि बेचैन होकर कोयल से पूछता है कि वह कुछ बोले और अपनी इस रहस्यमयी कूक का कारण बताए। चलिए अब अगली पंक्तियों पर चलते हैं। ऊंची काली दीवारों के डेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। बच्चों, इन पंक्तियों में काली दीवारें का मतलब है जेल की ऊंची दीवारें। घेरा का मतलब है चारों ओर से बंद। डेरे में का मतलब है निवास या ठिकाना। तड़प रह जाना का मतलब है पीड़ा से मरते रह जाना। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा, कवि कहता है कि वह एक ऐसी जगह बंद है जहां चारों तरफ ऊंची ऊंची काली दीवारें हैं, यानी जेल। उसके आसपास डाकू, चोर और बटमार जैसे अपराधी हैं। वहां ना तो जीने लायक भोजन मिलता है और ना मरने की आजादी। वह बस तड़पते हुए जीने को मजबूर हैं। इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि जेल के अंदर अपनी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की दयनीय स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। वे बताते हैं कि वह जेल की ऊंची और काली दीवारों के बीच घिरा हुआ है। कवि को इस जेल में डाकुओं, चोरों और बटमारों जैसे अपराधियों के साथ रखा गया है। जेल में कैदियों को पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और सबसे मार्मिक बात यह है कि उन्हें मरने भी नहीं दिया जाता, बल्कि तड़प तड़प कर जीने पर मजबूर किया जाता है। इसका अर्थ है कि उन्हें इतनी यातनाएं दी जाती हैं कि वे जीवित रहने के लिए संघर्ष करते रहें, लेकिन उनकी मौत नहीं होती, जो मृत्यु से अधिक दर्दनाक होती है। यह ब्रिटिश शासन की अत्यधिक क्रूरता और निर्दयता को दर्शाता है, जहां कैदियों को जान से मारने की बजाय उन्हें घुट घुट कर जीने के लिए विवश किया जाता था, ताकि उनकी आत्मा को तोड़ दिया जाए। चलिए अब अगली पंक्तियों पर चलते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। बच्चों, इन पंक्तियों में पहरा का मतलब होता है निगरानी या पहरेदारी। तम का मतलब होता है अंधकार। हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा। कालिमा मई का मतलब होता है अंधकार से भरी। आली का मतलब है कोयल। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा, कवि कहता है कि अब तो हर समय जीवन पर निगरानी है, मानो शासन की जगह अंधकार का राज हो। चंद्रमा भी निराशा फैलाकर चला गया और अब रात पूरी तरह अंधकार में है। वह पूछता है कि ऐसी भयावह रात में तू कोयल क्यों जाग रही है। बच्चों, इनकी व्याख्या अब इस तरह से करेंगे हम।
इन पंक्तियों में कवि ब्रिटिश शासन की क्रूरता, जेल के भीतर के निराशाजनक माहौल और चारों ओर फैली घोर निराशा का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि जेल में उनका जीवन पूरी तरह से कड़े पहरे में है। उनकी हर गतिविधि पर दिन रात निगरानी रखी जा रही है। कवि ब्रिटिश शासन की तुलना अंधकार से करते हैं। वे कहना चाहते हैं कि ब्रिटिश राज इतना अत्याचारी और अंधकार में है कि उसमें दया, न्याय या मानवता का कोई अंश नहीं बचा है। हिमकर का अर्थ है चंद्रमा। कवि कहते हैं कि चंद्रमा भी चला गया है, यानी चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं है, जिससे रात और भी काली हो गई है। कवि कोयल से कहते हैं कि हे आली, जब चारों ओर इतना अंधकार है, जब रात इतनी काली और निराशा भरी है, तब तुम क्यों जाग रही हो? कवि कोयल की कूक में इस घोर निराशा के समय किसी असामान्य घटना या संदेश का अंदेशा करता है। बच्चों चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। बच्चों इन पंक्तियों में हुक पड़ी का मतलब होता है दर्द से निकली हुई गहरी आवाज। वेदना बोझ वाली सी का मतलब होता है भारी दुख। क्या लूटा का मतलब होता है क्या छीन लिया। मृदुल वैभव का मतलब है कोमल सौंदर्य या समृद्धि। रखवाली का मतलब है रक्षा करने वाली। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा, कवि कोयल से पूछता है, तुम अचानक ऐसे दर्द में क्यों चिल्लाई? तुम्हारी आवाज में एक गहरा बोझिल दुख क्यों है? क्या कोई सुंदर और कोमल चीज लूट ली गई है? क्या तुम उस सौंदर्य, समृद्धि और स्नेह की रक्षक बनकर कुछ कहना चाहती हो? कोयल बोलो, तुम्हारे मन में क्या पीड़ा है? बच्चों इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से लिखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने सहानुभूति और ब्रिटिश राज के कारण फैली हुई निराशा और वेदना का चित्रण किया है। कवि कोयल से पूछते हैं कि वह इतनी पीड़ा में क्यों चीख उठी है। कवि को कोयल की आवाज में एक गहरी पीड़ा महसूस होती है। कवि उससे आग्रह करता है कि वह अपनी इस पीड़ा का कारण बताए। कवि अनुमान लगाते हैं कि कोयल तो कोमल और समृद्धि की रखवाली करने वाली के समान है। मृदुल वैभव यहाँ प्रकृति की सुंदरता, शांति, मधुरता और स्वतंत्रता का प्रतीक है, और जिसकी मधुरता से वह रक्षा करती है। कवि यह देखकर हैरान है कि कोयल का ऐसा क्या छीन लिया गया है जिससे वह इतनी दुखी है और आधी रात में चीख रही है। कवि फिर से कोयल से अनुरोध करता है कि कोकिल बोलो तो, ताकि वह इस रहस्य को जान सके। बच्चों चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। बच्चों इन पंक्तियों में बावली का मतलब होता है पागल, दावानल का मतलब होता है जंगल की भीषण आग, ज्वालाएं का मतलब होता है आग की लपटें, दिखी का मतलब दिखाई दी। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा, कवि को आश्चर्य है कि कोयल आधी रात को क्यों चीख उठी। क्या वह पागल हो गई है या किसी बहुत बड़े संकट को देखकर घबरा गई है? वह पूछता है कि क्या तुम्हें किसी भयंकर जंगल की आग की लपटें दिखाई दी हैं? कोयल कुछ तो बताओ। बच्चों अब इन पंक्तियों की व्याख्या इस तरह करेंगे। इन पंक्तियों में कवि कोयल की अर्धरात्रि की चीख को किसी बड़ी विपत्ति या ब्रिटिश शासन के भयावह अत्याचारों से जोड़कर देखता है। वह कोयल से प्रश्न करता है कि क्या वह पागल हो गई है। कोयल का आधी रात को इस तरह चीखना कवि को सामान्य नहीं लगता। कवि को लगता है कि कोयल किसी सदमे या भयानक चीज से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। वे कोयल से पूछते हैं कि वह बोले और अपनी इस चीख का कारण बताए। कवि अनुमान लगाते हैं कि क्या कोयल ने किसी जंगल की आग की लपटें देख ली हैं। दावानल यहाँ सिर्फ जंगल की आग का प्रतीक नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण का भी प्रतीक है। कवि यह कल्पना करता है कि अंग्रेजों का अत्याचार और शोषण इतना विकराल हो गया है कि शायद कोयल ने देखकर चीखना शुरू कर दिया है। कवि फिर से कोयल से अनुरोध करता है कि वह अपनी चुप्पी तोड़े और बताए कि उसने ऐसा क्या देख लिया है जिससे वह इतनी भयभीत होकर चीख रही है। बच्चों चलिए अगली पंक्ति पर चलते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। बच्चों इन पंक्तियों में जंजीरों का गहने का मतलब है कैदियों की बेड़ी, हथकड़ियां का मतलब है लोहे की बंदिशें, कोल्हू का चर्रक चूं का मतलब होता है कोल्हू के चलने की आवाज, जीवन की तान का मतलब है जीने की मजबूरी, गिट्टी का मतलब है पत्थर, उंगलियों के लिखे गान का मतलब है कष्ट सहते हुए अपनी पीड़ा का गीत लिखना। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा, कवि कोयल से पूछ रहा है कि क्या तुम ये जंजीरें और हथकड़ियां नहीं देख पा रही हो? ये ब्रिटिश राज के आभूषण हैं जो हमें पहनाए गए हैं। कोल्हू की करहाती आवाज जैसे अब हमारा जीवन संगीत बन गया है। पत्थर की गिट्टियों पर भी हम अपनी उंगलियों से
अपने दर्द और विद्रोह के गीत लिख रहे हैं। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से होगी। इन पंक्तियों में कवि जेल के भीतर अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों पर तीखा व्यंग कर रहा है। कवि कोयल से प्रश्न करता है कि क्या वह देख नहीं पा रही है कि उसकी जंजीरों का गहना और हथकड़ियां क्यों हैं। ये कोई साधारण जंजीरें और हथकड़ियां नहीं है, बल्कि ये तो ब्रिटिश राज द्वारा पहनाया गया गहना है। यहाँ कवि जंजीरों व हथकड़ियों को व्यंग्यात्मक रूप से गहना कह रहा है। ये उसकी देशभक्ति और स्वतंत्रता के लिए एक संघर्ष का प्रतीक है। जेल में कवि से कोल्लू चलाने का काम करवाया जाता है। कोल्लू के चलने से जो चर्रक चूकी आवाज आती है, कवि उसे अपने जीवन के संघर्ष का संगीत मानता है। जेल में गिट्टी तोड़ने का काम भी करवाया जाता था। कवि कहता है कि गिट्टी तोड़ते तोड़ते उसकी उंगलियों पर घाव पड़ गए हैं, जिनसे वह ऐसा महसूस करता है जैसे उसकी उंगलियों ने गिट्टी पर स्वतंत्रता के गान लिख दिए हों। ये सभी अत्याचार कवि की आत्मा को नहीं तोड़ पाई हैं, बल्कि ये उसके लिए क्रांति का संदेश बन गए हैं। बच्चों, चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। बच्चों, इन पंक्तियों में मोट का मतलब है चमड़े का डोल जिससे पानी खींचा जाता है। पेट पर जुआ का मतलब है पेट पर बैलों जैसी पट्टी बांधकर खींचना। ब्रिटिश अकड़ का कुआं का मतलब होता है अंग्रेजों के घमंड को भरने के लिए करने वाला काम। गजब ढा रही आली का मतलब है कोयल रात में अनोखी बात कर रही है। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा, कवि जेल में पेट पर जुआ लगाकर कोल्हू चलाकर पानी खींचते हैं। वे कहते हैं कि इस काम से वे ब्रिटिश सरकार के घमंड के कुएं को खाली कर रहे हैं। कवि कोयल से पूछते हैं कि जब दिन में कोई दया नहीं दिखाता और सब रुलाने वाले अत्याचार सहते हैं, तो क्या इसलिए वह रात में चीखकर अपना दुख या विद्रोह व्यक्त कर रही है। बच्चों, इसकी व्याख्या अब इस तरह से करेंगे हम। इन पंक्तियों में कवि जेल में किए जा रहे अमानवीय श्रम और ब्रिटिश राज के अहंकार पर कटाक्ष करते हैं। कवि कहते हैं कि वे मोट खींच रहे हैं, यानी कुएं से पानी निकालने के लिए बैलों की तरह पेट पर जुआ लगाकर भारी भरकम काम कर रहे हैं। वे कहते हैं कि भले ही वे पशुओं की तरह शारीरिक रूप से मोट खींच रहे हों, लेकिन वास्तव में वे ब्रिटिश सरकार के अहंकार के कुएं को खाली कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि ब्रिटिश सरकार उन्हें यातनाएं देकर अपनी सत्ता और अहंकार को बनाए रखना चाहती है, लेकिन कवि इस पीड़ा को सहकर भी हार नहीं मान रहा है। कवि कोयल से पूछता है कि दिन के समय करुणा क्यों नहीं जागती। दिन में ब्रिटिश शासन द्वारा क्रूरता और अत्याचार कर इतना सताया जाता है कि हर कोई रुला देने वाली पीड़ा में होता है, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाता। कवि कोयल से पूछता है कि क्या इसलिए हे आली तुम रात में यह गजब ढा रही हो, यानी क्या तुम दिन के अत्याचारों और मानवता के अभाव को देखकर इतनी व्यथित हो गई हो कि अब रात में चीखकर अपना दुख या विद्रोह व्यक्त कर रही हो। बच्चों, अगले पंक्तियों पर चलते हैं। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। बच्चों, इस पंक्तियों में अंधकार को वेद का मतलब है अंधकार को चीरकर, मधुर विद्रोह बीज का मतलब है मीठे स्वर में विद्रोह का संदेश, भांति बो रही का मतलब इस तरह फैला रही। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा, कवि कोयल से पूछता है कि इस शांत और अंधेरी रात में वह क्यों चीख रही है, जैसे अंधेरे को चीरकर रो रही हो। कवि जानना चाहता है कि क्या वह चुपचाप मधुर आवाज में विद्रोह के बीज बो रही है। कवि को लगता है कि कोयल अपनी कूक से देशवासियों के मन में ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांति की भावना भर रही है। चलिए अब इसकी व्याख्या इस तरह से करेंगे। ये पंक्तियां स्वतंत्रता सेनानियों के मन की बेचैनी, ब्रिटिश राज के दमन और क्रांति की धीमी धीमी शुरुआत को दर्शाती है, जहां एक पक्षी का स्वर भी गुलामी के खिलाफ आवाज बन जाता है। कवि जेल की अंधेरी और शांत रात में एक कोयल की कूक सुनकर उससे पूछता है कि इस सन्नाटे में वह क्यों रो रही है, जैसे अंधेरे को चीर रही हो। कवि को यह कूक सामान्य नहीं लगती और वह जानना चाहता है कि इस पीड़ा का क्या कारण है। कवि आगे अनुमान लगाता है कि शायद कोयल अपनी इस मधुर कूक के जरिए चुपचाप लोगों के मन में ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह के बीज बो रही है। कवि को लगता है कि कोयल भी देश की गुलामी और जनता की पीड़ा को महसूस कर चुकी है और वह अपनी आवाज से स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। कवि बार बार कोयल से आग्रह करता है कि वह अपनी इस कूक का वास्तविक अर्थ बताए। चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली,
मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। बच्चों इन पंक्तियों में रजनी काली का मतलब है रात भी काली, करनी काली का मतलब है कर्म भी काले, कल्पना काली का मतलब मन में उठती लहरें भी अंधकार में, लौह श्रृंखला का मतलब है लोहे की जंजीरें, हुंकृति का मतलब है पहरेदार या संतरे की हुंकार, ब्याली का मतलब है सांप जैसी फुंकार। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा, कवि कोयल से कहता है तू काली है, रात काली है, अंग्रेजी सरकार के कर्म काले हैं, मेरे मन की कल्पनाएं काली लहरों जैसी हैं, मेरी जेल की कोठरी काली है, जो टोपी पहनाई गई है वह भी काली है, कंबल भी काला है, लोहे की जंजीर भी काली है, पहरेदार की आवाज काली, नागिन की फुंकार जैसी है। इन सब पर भी अपमान और गालियों की बारिश हो रही है। बच्चों अब इन पंक्तियों की व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। इन पंक्तियों में कवि जेल में व्याप्त घोर निराशा, ब्रिटिश शासन की क्रूरता और अपने आसपास की हर चीज में नकारात्मकता को काली रंग के माध्यम से दर्शा रहे हैं। कवि कहते हैं कि कोयल तू भी काली है और यह रात भी काली है, ब्रिटिश शासन के काम भी काले हैं, यानी उनके कृत्य बहुत क्रूर और अन्यायपूर्ण हैं। कवि के मन में उठने वाली कल्पनाएं और लहरें भी काली हैं, जो निराशा और भय को दर्शाती हैं। जिस कोठरी में कवि बंद है वह भी काली है, कवि की टोपी और कंबल भी काले हैं, यहाँ तक कि उसे बांधने वाली लोहे की जंजीरें भी काली हैं। जेल के पहरेदार की हुंकार एक काली नागिन जैसी भयानक लगती है, और तो और ऊपर से गालियां भी सुनने को मिलती हैं। कवि हर तरफ निराशा, क्रूरता और अंधकार देखता है। काली शब्द का बार बार इस्तेमाल करके वह ब्रिटिश शासन के अत्याचार को चित्रित करता है, जहां सब कुछ नकारात्मक और भयावह है। बच्चों अब अगली पंक्ति पर चलते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। बच्चों इन पंक्तियों में काले संकट सागर का मतलब है गुलामी और संकट का अंधकार में सागर, मरने की मदमाती का मतलब है मौत के नशे में डूबी, चमकीले गीत का मतलब है कोयल के मधुर स्वर, और तैराना का मतलब है बहाना या फैलाना। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा, कवि कोयल से पूछता है कि इतने गहरे अंधकार और संकट के समुद्र में जहां सब कुछ खत्म हो रहा है, तुम मरने को क्यों तैयार हो, तुम अपने मीठे उजले गीत क्यों गा रही हो, तुम अपने उत्साह भरे स्वर से इस काली निराशा में उम्मीद की कुछ किरण क्यों तैराती हो। बच्चों इन पंक्तियों की व्याख्या इस तरह करेंगे। इन पंक्तियों में कवि कोयल की कूक में एक विरोधाभास देख रहे हैं। कवि कोयल से पूछता है कि इस काले संकट सागर पर यानी ब्रिटिश शासन के घोर अत्याचारों और निराशा भरे माहौल में, जहां हर तरफ मौत का डर और अंधकार है, तुम क्यों मरने को तैयार हो। कवि हैरान है कि ऐसे भयानक समय में भी कोयल अपनी चमकीले यानी उत्साह भरे गीतों को क्यों सुना रही है, उन्हें इस संकट के सागर में क्यों तैरा रही है। कवि जानना चाहता है कि क्या कोयल का यह मधुर गीत इस निराशा भरे माहौल में कोई आशा का संचार कर रहा है, या यह विद्रोह का संकेत दे रहा है। कवि बार बार कोयल से अपनी कूक का असली कारण बताने को कह रहा है। बच्चों चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। बच्चों इन पंक्तियों में नभ भर में संचार का मतलब है आकाश में उड़ना, 10 फुट का संसार का मतलब है छोटी जेल कोठरी में बंद जीवन, रणभेरी का मतलब है युद्ध का बिगुल, विषमता का मतलब है असमानता। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा, कवि कोयल से कह रहा है कि तुम्हें तो हरी भरी डालियां मिली हैं, मैं अंधेरी जेल कोठरी में बंद हूं, तुम पूरे आकाश में उड़ सकती हो, मेरा संसार केवल 10 फुट की कोठरी तक ही सीमित है, तुम्हारे गीतों की सब तारीफ करते हैं, मुझे तो रोने का भी हक नहीं, हम दोनों की यह असमानता देखो, और तुम ऊपर से ऐसा बिगुल बजा रही हो जैसे किसी संघर्ष का आह्वान कर रही हो। बच्चों चलिए इसकी व्याख्या इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि अपनी परतंत्रता की पीड़ा और कोयल की स्वतंत्रता की तुलना करते हुए ब्रिटिश शासन की क्रूरता पर प्रकाश डाल रहे हैं। कवि कोयल से कहते हैं कि तुम्हें तो बैठने के लिए हरी भरी डालियां मिली हैं, जो स्वतंत्रता, प्रकृति के सौंदर्य और खुशहाली का प्रतीक है। इसके विपरीत कवि को काली कोठरी नसीब हुई है, कोयल को पूरे आकाश में आजादी से घूमने की स्वतंत्रता है, वहीं कवि का संसार केवल 10 फुट की कोठरी तक ही सीमित है। कवि आगे कहता है कि कोयल के गीत सुनकर लोग वाह करते हैं, उसकी मधुरता की प्रशंसा करते हैं,
लेकिन कवि के लिए तो जेल में रोना भी एक गुनाह है, यानी वह अपनी पीड़ा को व्यक्त भी नहीं कर सकता। कवि कोयल से कहता है कि वह इस बड़ी असमानता को देखे। इसके बावजूद कवि को कोयल की हुंकार में ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध का आह्वान सुनाई देता है। कवि को यह जानकर आश्चर्य होता है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी कोयल विद्रोह का बिगुल बजा रही है, जो उसे स्वयं भी संघर्ष जारी रखने की प्रेरणा देता है। बच्चों, अगली पंक्तियों पर चलते हैं। इस हुं कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। बच्चों, इन पंक्तियों में कृति का मतलब होता है कर्म, मोहन के व्रत का मतलब होता है मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी का आंदोलन, आसव का मतलब होता है शक्ति। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा, कवि कहता है कि इस पहरेदार की हुंकार और अपनी मजबूरी के बीच और बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। कोयल बोलो, महात्मा गांधी के आंदोलन में अपने प्राणों की पूरी शक्ति किस दिशा में लगाऊं, कोकिल बोलो तो। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या भी इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि कोयल की कूक को केवल एक पक्षी की आवाज नहीं, बल्कि क्रांति का आह्वान मानते हैं। कवि कोयल से कहते हैं कि तुम्हारी हुंकार को सुनकर मैं अपनी रचनाओं से और क्या कर सकता हूँ। कवि कोयल से जानना चाहता है कि उसकी कविताएं किस प्रकार देश के स्वतंत्रता संग्राम में और अधिक योगदान दे सकती हैं, ताकि वे क्रांति की आग को और तेज कर सकें। आगे कवि कहता है कि महात्मा गांधी ने जो स्वतंत्रता का व्रत यानी संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आसव यानी जीवन का सार किसमें भर दूं। वह कोयल से पूछता है कि वह किस माध्यम से या किस प्रकार से अपने जीवन को गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम के लिए पूरी तरह समर्पित कर दे। कवि बलिदान के लिए तैयार है और कोयल की कूक को इस बलिदान की दिशा का संकेत मानता है। तो बच्चों, इस तरह से ये कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा करती हूँ आपको इस कविता का अर्थ और व्याख्या समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।